अध्याय 4 देख रहे हैं हम लोग। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत का मतलब होता है ग्लोबल। पूरा जो भू है, धरा है, भूमंडल है। विश्व मतलब टोटल वर्ल्ड जब एक ग्लोबल बन जाता है, इसको मैं समझाना चाहूंगा दोबारा। भूमंडलीकृत विश्व का बनना मतलब क्या होता है कि जब भी हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ होता है पूरा विश्व। जब मान लीजिए एक अफ्रीका में एक जंगल है, इलाका है, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र के लोग रहते हैं। ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ लोग रहते हैं। अब ये अफ्रीका का इलाका है, यहाँ पर चाइना का इलाका है, यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं, एक कबीला है। इसको यहाँ से मतलब नहीं, इनको यहाँ से मतलब नहीं। लेकिन जब ये दोनों आपस में संबंध में आते हैं, एक देश दूसरा देश, यहाँ की अलग अलग परिस्थितियां, यहाँ का अलग परिवेश, अलग चीजें इनके पास हैं, इनके पास भी अलग चीजें हैं, लेकिन साथ में जब वो जुड़ते हैं तब हम कहेंगे। और ये मैंने केवल एग्जाम्पल लिया है। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं या भूमंडलीकृत विश्व की बात करते हैं, विश्व तो हमारा है ही, यानी हमारे पास अपना ग्लोब तो है ही, अर्थ तो है ही। अर्थ जो हो गया, ग्लोब जो हो गया, भू मतलब होता है मिट्टी, जमीन। भूमंडल जब ये चीज ग्लोबल हो जाती है, टोटल, जब ये किसी एक चीज में बन जाती है, और किस चीज में बनती है वो मैं बात करूंगा। तो जब एक चीज में बन जाती है, पूरे भूमंडलीकृत एक अपना विश्व हो जाता है, तो हम बात कर रहे हैं जो पिछले लगभग 50 सालों में जो चीज देखने में आई है। ये जो भूमंडलीकृत विश्व बनना कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो जब हमारा एक ग्लोबल वर्ल्ड बना, यानी पूरा का पूरा जो विश्व है वो आपस में कहीं ना कहीं किसी से रिलेट हो गया। यानी अगर एक जगह, जैसे एक जगह की बात उठाता हूं मैं, किसी ने कहा था कि अगर फ्रांस में छींक, हैवरिक साहब ने कहा था कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसी तरीके से अगर कहीं एक जगह कुछ हो रहा है, मान लीजिए कहीं कोई पैदावार हो रही है इस जगह पे, तो ये वो अगर इधर आती है और बदले में यहाँ से कुछ जाता है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये जुड़ गए आपस में, मतलब इनकी जरूरत यहाँ पे बन गई, इनकी जरूरत यहाँ पे बन गई। तो जो प्रक्रिया है, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड बना, उसमें व्यापार, इसमें क्या क्या चीज है, इस व्यापार व्यापार अब लोग जब व्यापार करते हैं यानी कि ट्रेड करते हैं, व्यापार का मतलब क्या होता है, एक चीज लेना और दूसरी चीज देना उसके बदले में, व्यापार। और फिर काम की तलाश करते हैं, जैसे मान लीजिए इन साहब को काम की तलाश है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये एक आदमी है बकायदा, यहाँ पर ये पैसे कमाता है, कुछ काम करता है, हाथ पैर चलाता है। जब ये दूसरी जगह जाएगा तो भी यही काम करेगा। इसका मतलब ये इंसान, आदमी, ये भी एक प्रक्रिया में शामिल है ग्लोबलाइजेशन के। पैसा पैसा जब इधर उधर जाता है, और ये सारी जो चीज है, ये सब मिला के, जैसे हमने 3 चीजें मेन बात कर ली अभी। एक तो व्यापार, काम की तलाश में आने जाने वाले लोग, और उसके बाद पूंजी, पैसा। इस तरीके से ये वैश्विक या भूमंडलीकृत विश्व बनता है, बना है। अब अगर इतिहास के पन्नों को दोबारा हम अगर छाने, तो प्राचीन काल से पहले से ही यात्री हो गए। कई लोग क्या है, खुशी के लिए जाते थे कि चलिए नए इलाके में जाते हैं। व्यापारी, क्योंकि उनको समझ में आता था कि हाँ भाई यहाँ व्यापार करेंगे तो ज्यादा पैसा मिल रहा है। पुजारी पुजारी आप मान लीजिए कि अगर कोई सिख है और पंजाब में रहते हैं, तो उनके लिए जो करतारपुर साहब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन वो पाकिस्तान में है तो उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम है तो वो मक्का मदीना जाता है, वो मुस्लिम कहीं का भी हो सकता है, युगांडा का हो सकता है। तो वो यात्रा करेगा, व्यापारी होगा, व्यापार करने वाला, या पुजारी, या तीर्थ यात्री, ज्ञान मतलब तीर्थ के लिए जा रहा है, भगवान को जानने के लिए, भगवान के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए। और बाकी जो अवसर है, और कई लोग तो अपनी शांति के लिए जाते हैं। कई लोग हिंदुस्तान आते हैं योगा के लिए, हरिद्वार जाते हैं, अपने ये ऋषिकेश जाते हैं, किसके लिए, शांति के लिए। और कहीं ऐसा होता है कि बहुत उत्पीड़न हो रहा है, ऐसी कोई जगह जहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, जैसे सीरिया में है, चल रहा है,
तो लोग वहां से निकल जाते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपने जो लोग हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। अब ये जो यात्राएं हैं, यहाँ से वहां जो यात्राएं हो रही है, उसमें उनके पास चीज होगी, उनकी जेब में पैसा भी होगा, कुछ उनकी अपनी मान्यताएं होंगी। अब किसी के पास कुछ हुनर हो सकता है, कोई बहुत अच्छी हो सकता है फ्लूट बजाता हो, किसी जो अपने विचार है वो लेके जाएगा, साथ में जो आविष्कार अगर वो कर सकता है, कुछ ऐसी चीजें जब वो उसके पास हो जो वो आविष्कारिक बन सकता है। ये सब चीजें तो आ जा रही हैं, पैसा आ जा रहा है, चीजें आ जा रही हैं, ये सब ये ध्यान रखनी है आपको, चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, और साथ में कीटाणु और बीमारियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कीटाणु और बीमारी है। जब आप यहाँ से वहां जाते हैं तो अपना शरीर लेके जाते हैं। आपको याद है, जब आपको पता होगा, जब स्विमिंग करने जाते हैं तो स्विमिंग करने से पहले भी नहाते हैं, वापस आने के बाद भी नहाते हैं, किस लिए? कीटाणु बीमारियां। ये सब जो बात मैं आपको बता रहा हूं, अब आप देखें कि आप एक बात बोलते हैं कि भाई कौड़ियों के दाम में मैंने अपना घर बेचा, कौड़ियों के दाम में। कौड़ियों के दाम में ये जो कौड़ी कहाँ से आई? ये मालदीव, मालदीव के पास, मालदीव में जो सीपियां मिलती थी, जो समुद्र में कौड़ियां मिलती थी, उसी को पैसा या मुद्रा बनाया गया। इसको पैसा या मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो इसलिए ये कौड़ियों का शब्द पड़ा। और ये कौड़ियां ऐसी नहीं कि बस मालदीव में ही इस्तेमाल होती थी, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक जाती थी। और अगर हम एक और एग्जाम्पल लें कीटाणुओं का, तो मैं 13वीं सदी के बाद इस बात को बताता हूँ आपको कैसे हुआ, और एक चित्र से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक स्मृति शिला पर पानी का जहाज, यहाँ देखिए पानी का जहाज है, और ये बताया गया है पानी के जहाज में कि कैसे समुद्री यात्रा, खासतौर पे जो 3000 ईसा पूर्व में जो समुद्री तट है उस पे जो व्यापार होता था, उससे जो अलग अलग सभ्यताएं हैं, जैसे सिंधु घाटी है, वो जुड़ी, लोगों उसके बारे में जाना। और इसी तरीके से पश्चिम एशिया के बारे में भी हम जानते हैं, जैसे मैंने मालदीव के बारे में बात की कि इस तरीके से कि दूसरी जगहों में भी कौड़ी कौड़ी कहा जाता था, हिंदुस्तान में भी कौड़ी एक मुहावरों की तरह यूज किया जाता था। तो ये पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई ये 9वीं सदी के बाद की जो स्मृति शिलाएं हैं, उन पर जलपोत बाकायदा तस्वीर में आपको दिखेगा कि यहाँ कितना जरूरी था, और उस समय समुद्री व्यापार कितना प्रज्वलित कह सकते हैं, या फिर लोग कितना इस्तेमाल करते थे इस चीज को। अब एक शब्द हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, सिल्क रूट, सिल्क रूट, सिल्क रूट। सिल्क रूट वो रूट था जहां से सिल्क जाता था। कहां से जाता था? उस रास्ते से सिल्क सिल्क जाता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि जो सिल्क रूट है वो एक ही रूट नहीं है। अगर आप माने कि यहाँ से वहां तक, जैसे आप अपने घर से लेकर सामने की दुकान तक जाते हैं, मान लीजिए 2 किलोमीटर दुकान है, तो एक ही रास्ता नहीं है, हो सकता है 4 रास्ते हो। तो दुनिया, आप देखें कि आपस में, जब मैंने कहा कि संबंध बनते हैं, दुनिया ग्लोबल होती है, तो व्यापार से होती है, जब सामान का आदान प्रदान हो, और आप संपर्क भी करते हैं, जैसे आपकी संस्कृति भी जाती है उसमें, है ना। अगर मान लीजिए मैं एक टोपी पहन के जाता हूँ किसी जगह और वहां लोगों को पसंद आती है, तो हो सकता है वो उसको अपना ले। तो सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट, सिल्क मार्ग, यहाँ पर जो पश्चिम में भेजे वाले चीनी रेशम, सिल्क सिल्क अब समझिए सिल्क रूट में सिल्क मार्ग क्या होता है। सिल्क मार्ग वो मार्ग था, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मार्ग वो मार्ग है जहां से पश्चिम यानी कि वेस्टर्न, यानी कि आपके यूरोपियन कंट्रीज जो है, वहां पर सिल्क यानी कि चीनी रेशम भेजा जाता था। तो ये सिल्क मार्ग नहीं है, देखिएगा सिल्क मार्गों के बारे में बताया, यानी कि सिल्क रूट एक नहीं था, सिल्क मार्ग, मार्गों एक से ज्यादा। इसमें जमीन का भी मार्ग था, समुद्र का भी मार्ग था। तो इस तरीके से ये एशिया को यूरोप से जोड़ रहा है, ये मार्ग एशिया को उत्तर अफ्रीका से जोड़ रहा है। मतलब अलग अलग मार्ग इसीलिए है क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये जो रास्ता है इससे केवल सिल्क ही नहीं जा रहा था, ये जो सिल्क रूट है, ये जो सिल्क मार्ग है, इससे केवल सिल्क ही नहीं जा रहा था, केवल ये रेशम, चीनी रेशम यूरोप में नहीं भेजा जा रहा था। इसके साथ साथ चीनी की जो पॉटरी है, पॉटरी का मतलब होता है पॉट, मिट्टी का काम होता है, इसमें पॉट बनता है, उसके ऊपर बड़ी अच्छी सुंदर सी डिजाइन वगैरह बनी होती है, एक ये जाता था। इसके अलावा इसी रास्ते से भारत और जो दक्षिण पूर्व एशिया है, भारत के और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले, ये भी दुनिया भर में भेजे जाते थे। और वहां से क्या आता था?
मतलब जो यूरोप है, वहां से क्या आता था? सोना चांदी एशिया आता था। तो एशिया से क्या क्या जाता था, फिर से बता दूं मैं आपको। एशिया से जाता था, एक तो सिल्क तो जा ही रहा है, चीनी पॉटरी जा रही है, मसाले जा रहे हैं, कपड़े जा रहे हैं, अब वापसी में क्या आ रहा है? सोना चांदी। यानी कि यहाँ पर केवल व्यापार तो हो रहा है। आपके पास एक रूट था, देखिए चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाई गई है, ये सिल्क मार्ग है, 8वीं सदी का चित्र है। ये गोंगजू चाइना, मोगाओ ग्राटोस वहां का चित्र है, गुफा नंबर 217 है ये। तो व्यापार तो चल रहा था, साथ में संस्कृति भी एक दूसरे को ली और दी जा रही थी। अब ये समझ सकते हैं आप कि मिशनरी भी इसी रास्ते से आए, ईसाई मिशनरी, मुस्लिम धर्म उपदेशक भी यहीं से आए, ऐसे बौद्ध बौद्ध धर्म के लोग भी इसी रास्ते से आए गए। तभी तो बौद्ध धर्म का इधर उधर, क्रिश्चियनिटी का जो आपकी मुसलमान यानी कि इस्लाम है, वो भी इधर उधर गया, लोग गए, तभी तो लोग इसके संपर्क में आए और उन्होंने ये धर्म अपनाया। अब यात्रा हुई भोजन की भी, खाने की भी यात्रा हुई। और आप देखें जो आज आप खाते हैं वो आप कुछ सालों पहले तक जानते भी नहीं थे। बहुत इसकी अचरज की बात है कि और जो आपसे सबसे ज्यादा खाते हैं वो तो बिल्कुल नहीं जानते थे आप। स्पेगेटी और आलू का मैं आपको उदाहरण दूंगा। होता ये था कि जब व्यापारी इधर उधर जाते थे तो साथ में वो अपनी अनाज फसल ये सब लेके जाते थे। इसी से जो झटपट तैयार होने वाला वो भी इधर उधर गया। जैसे मान लीजिए एक जगह कुछ बनता है, आपने अब आदिम ज़माने में क्या होता था, जानवरों को मारा जाता था, उनको पकाया जाता था। फिर धीरे-धीरे चीज़ें चेंज हुई। अब आप देखें स्पैघेटी और नूडल का एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो नूडल जो है चीन से पश्चिम में गए। नूडल्स कहाँ से? पहले चाइना में तो नूडल्स आप देखिए हर चीज़ में नूडल्स होता है। नूडल्स क्या होता है? मैदे के बने वो होते हैं, रेशे होते हैं। मतलब उसको आप समझ लीजिए बालों की तरह होते हैं। कलर नहीं होता, उसकी तरह होते हैं और उसको पानी में डालिए और बहुत मतलब वो सारे लोग खाते हैं वहां पे। नूडल्स हो गया वो। नूडल चीन से पश्चिम में पहुंचे, ठीक। और नूडल जब पहुंचे, फिर से मैं आपको बताऊंगा इसको, कि जो नूडल्स हैं ये चीन से पहुंचे पश्चिम में। मैं पहला पहला शब्द लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाए। ये पश्चिम में पहुंचे और पश्चिम में फिर ये नूडल्स जो है ये बन गए क्या? स्पैगेटी। स्पैगेटी इसको लेंगे स्पैगेटी, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। ये तो एक ही हो गया कि भाई कैसे एक जगह से दूसरी जगह खाना गया, उसका नाम चेंज हुआ। अब आप समझे कि हम अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं पास्ता, आपके दिमाग में आएगा इटली, सिसिलिया। इटली जो है पहले सिसिलीज कहा जाता था, सिसिलिया कहा जाता था इसको। तो पास्ता का नाम आते ही दिमाग में इटली आ जाएगा। लेकिन आपको जान के अचरज होगा कि ये पास्ता जो है इटली का था ही नहीं, ये आया था अरब से। अरब से जब आया तब ये पास्ता बना, राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि कैसे खाने का, भोजन का भी आदान प्रदान चल रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताने जा रहा हूं, सुनिएगा इसको। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंदी, ये वो सारे खाद्य पदार्थ हैं जो 500 साल पहले हमारे पास नहीं थे। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। 500 साल पहले आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये सारे हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये कहाँ कैसे आया हमारे पास, ये बताता हूँ आपको। पहले ये चित्र बता दूं। ये वेनिस और जो पूर्वी एशिया है उसमें जो व्यापारी चीज लेके आए वो अदला बदली कर रहे हैं, एक ले रहे हैं, दे रहे हैं। अब जो खाद्य पदार्थ जैसे जिनका मैंने नाम लिया, और आप सोच के अचरज में आगे होंगे, आलू। आलू तो हम हर चीज में डालते हैं, मूंगफली के बगैर तो काम चलता नहीं, टमाटर तो हर चीज में डलना है। तो ये और मिर्ची मिर्ची के बगैर, हम लोग तो इंडियंस को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा स्पाइसी खाते हैं लोग। तो यूरोप और एशिया में ये खाद्य पदार्थ कैसे पहुंचे, एशिया में और यूरोप में कैसे आए? जब क्रिस्टोफर कोलंबस साहब ने वहां का इजाद कर लिया, इजाद कहेंगे वहां वहां का की डिस्कवरी कर ली उस जगह की, जिसको अमेरिका कहा जाता था, कहा जाने लगा। अमेरिका क्या होता है? अमेरिका मतलब यही नहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हम कहते हैं। अमेरिका का मतलब होता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई। यानी ऊपर जो एक्चुअल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लीजिए, उसके नीचे आपका दक्षिण अमेरिका ले लीजिए, और उनके साइड में जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं,
जैसे गुयाना हो गया, ट्रिनिडाद टोबैगो हो गया, जिसको हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ये सब ले लीजिए। इनको जब किसने किसने नापा और किसने जाना, क्रिस्टोफर कोलंबस साहब ने। जब वो यहाँ पहुंचे तभी ये सारे जो खाद्य पदार्थ है ये उधर से, मतलब इन इलाकों से और जगह गए। और ये जो सारा सामान था किनके पास था? जो अमेरिका के मूल निवासी थे, अमेरिका इंडियन, जिनको इंडियन कहा जाता था, अमेरिकन इंडियन, अमेरिकन इंडियन, उनके पास थे। अब आप देखें, एक छोटी सी फसल, एक छोटी सी अब हमारे पास कितने ऑप्शन है। हम ये, कोई ये कहता है कि मैं तो शिमला मिर्च नहीं खाता, कोई बोलता मैं तो लौकी नहीं खाता, है ना। तो कई लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन एक ज़माने में ऐसा था कि एक चीज़ जैसे आलू, उस आलू से पूरा का पूरा, मतलब पूरी की पूरी जनता नष्ट हो जाती है। हुआ ये कि जब आलू की बात कर रहा हूँ मैं, कि आलू इतना ज़्यादा भोजन में आ गया, और जैसे ही आलू भोजन में आया तो, क्योंकि बहुत ईज़ी था इसको बनाना, आलू बहुत ईज़ी था और इसमें एनर्जी सबसे बढ़िया होती है, यानी कि अच्छा खासा इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हर चीज़ में आलू डाला जा सकता है, हर आलू आलू से बहुत सारी चीज़ बनाई जा सकती है। तो हुआ ये कि जो आलू जब लोगों ने खाया तो उनका उनका भोजन बेहतर हो गया, खाने में टेस्ट में भी अच्छा होता है, उनकी औसत उम्र भी बढ़ गई। अब आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे, वो इतना ज़्यादा आलू पे निर्भर हो गए, इतने ज़्यादा आलू, हर चीज़ में आलू वो खाने लगे, आलू ही खाने लगे, कि हुआ ये कि 1840 के दशक में किसी कारण से कोई बीमारी हुई, आलू की फसल की बीमारी हुई, तो आलू की पैदावार एकदम खत्म हो गई, बंद हो गई। तो आलू नहीं मिला तो लोग मौत के मुंह में चले गए। मैं इनका बताता हूँ आपको, देखिएगा, ये कितने लोग हैं? 10 लाख। सोच सकते हैं आप, 10 लाख, 1 मिलियन। तो ये आयरलैंड में आलू अकाल जब हुआ था, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज से ये चित्र लिया गया है। तो फसल कट जाने के बाद जो बच्चों का बचा कुचा आलू है, उसके लिए बच्चे मिट्टी खोद रहे हैं। 1845 से लेकर 1849 तक आयरिश आलू अकाल, जो मैंने बताया आपको कि आयरलैंड में इसका नाम, इसको जाना जाता है आयरिश आलू अकाल के नाम से। इसमें 10 लाख लोग मारे गए। अब जब आलू नहीं था, कई लोगों ने छोड़ दिया घर बार और चले गए तो उधर। तो आप देखिए कि भुखमरी का जो कारण है वो कैसे एक फसल बन जाती। अब विजय, बीमारी और व्यापार। तो 16वीं सदी में ये जो यूरोपीय जहाज जहाज चलाने वाले हैं, उन्होंने एशिया तक का तो रास्ता ढूंढ लिया था, और फिर वो पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका भी पहुंच गए, यानी कि एशिया भी ढूंढ लिया उन्होंने, अमेरिका भी पार लिया उन्होंने। इसका मतलब पूरा का पूरा विश्व जो है अब एक छोटा सा छोटा सा एक उनके लिए, जो जो यहाँ से वहाँ नाप सकते हैं डिस्टेंस को, उनको छोटा दिखाई देने लगा। तो अब यह हुआ कि यहाँ पर व्यापार, हिंद महासागर खासतौर पर, सामान, लोग आ जा रहे थे, ज्ञान और आपकी परंपराएं, ट्रेडिशंस इधर उधर जा रहे थे। इसमें यह हुआ कि जो अपना अपना खोज हुई, उसके पहले लाखों साल से अमेरिका अमेरिका की बात जरा सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि अमेरिका से चीजें निकलेगी और अमेरिका तक ही जाएगी। जब अमेरिका के जब खोज हुआ, तो अमेरिका का किसी भी और देश से ज्यादा संपर्क नहीं था। अब हुआ ये कि हम जब इलाके की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, तो वो इलाका इनके पास बहुत था, बहुत जबरदस्त भूमि और फसलें और खनिज पदार्थ बहुत जबरदस्त था। अब आज का अगर पेरू और मेक्सिको देखें, तो इसमें जो खदान है, उससे जो चीजें निकलती है, धातु निकलती है, खासतौर पे जो चांदी निकलती है, उसने यूरोप की संपदा को बढ़ाया। पेरू और मेक्सिको यूरोप में तो है नहीं, लेकिन यहाँ से जो सामान निकला, उससे संपदा किसकी बड़ी, संसाधन किसका बड़ा? यूरोप का और पश्चिम एशिया का। क्यों? क्योंकि ये व्यापार को गति प्रदान करते थे, यहाँ से कोई चीज जाता था तो वहां से ये चीज आती थी। अब बहुत सारे दक्षिण अमेरिका में जो धन संपदा मिल रही है, उसके बहुत किस्से बनने लगे। तो एक यहाँ पर शब्द आएगा, उसको ध्यान रखना है आपको, कि ये सब जो बातें चलने लगी, तो एल डोराडो, ये शहर को, इसको सोने का शहर माने जाने लगा। ये सवाल पूछा जा सकता है कि सोने का शहर किसको माना जाता था, तो वो है एल डोराडो। ओल्ड एल डोराडो लिखेंगे आप। अब
पोर्चुगीज और स्पेनिश, पुर्तगाली और स्पेनिश। तो जब 16वीं सदी से शुरू कर रहे हैं हम लोग, अभी 19वीं सदी पे आएंगे धीरे 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 करके। तो 16वीं सदी के मध्य तक जो पुर्तगाली है और स्पेनिश से ना, ये जीत रही थी, मतलब इनकी जीत का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया, अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया, अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को अब ढूंढ लिया गया था। लेकिन अब ये देखें, बड़ी अचरज की बात होगी आपको कि ये जो यूरोपीय सेनाएं हैं, पुर्तगाली, स्पेनिश, ये अपने माइट या पावर या किसी आर्मामेंट से नहीं जीती, ये जीती बीमारी से, बीमारियों से। चेचक, चेचक जो आपका स्मॉल पॉक्स होता है, उससे जीती। क्योंकि जैसे ही ये सैनिक और अफसर वहां पहुंचे, उनमें से कुछ लोगों को चेचक था, है? हुआ ये कि जो ये लोग चेचक लेके पहुंचे थे, उनमें इसके प्रति एक रोग प्रतिरोधी क्षमता थी, यानी इम्यूनिटी थी इनको, जो अमेरिका यहाँ से गए थे यूरोपियंस, क्योंकि उनको चेचक पता था, उसके हिसाब से उनकी बॉडी ढल गई थी, दवाइयां भी उनको पता थी। लेकिन जैसे वो वहां पहुंचे, कहाँ पर, अमेरिका, अमेरिका के लोगों के पास तो ये था नहीं, उनको पता भी नहीं था कि ये बीमारी कौन सी है। तो उनको जैसी बीमारी लगी, तो वो लोग क्या होंगे, जिनके जिनके शरीर में किसी चीज की इम्यूनिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको मारने की जरूरत नहीं है, वो तो उससे वैसे ही मर जाएंगे उस बीमारी से। कहने का मतलब, ना तो बंदूकों का इस्तेमाल, ना कोई हमले का इस्तेमाल, बस चेचक की बीमारी यूरोप से लेके पहुंचा दी गई अमेरिका में। अमेरिका में जैसी ये दवा पहुंची, वहां पर उनके पास प्रतिरोधी क्षमता तो थी नहीं वहां के लोगों में। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग खत्म हो गए, पूरा का पूरा समुदाय खत्म हो गया। इस तरीके से घुसपैठ हुई, लड़ाई, बगैर लड़ाई झगड़ा हुए बीमारी को पहुंचा के यूरोपियों ने अमेरिका को जीता, एक तरीके से समझ सकते हैं, राइट। अब अब आपको सवाल ये जरूर दिमाग में आना चाहिए कि फिर अमेरिका में कुछ था नहीं, अमेरिकन इंडियन लोग रहते थे, तो ये लोग जा क्यों रहे थे। इसका कारण ये था कि हमेशा आदमी शांति चाहता है, आदमी शांति चाहता है। तो हुआ ये कि यूरोप में बहुत गरीबी और भूख उस समय थी, 19वीं सदी, मैंने कहा था 19वीं सदी पे हम आएंगे। तो 19वीं सदी में यहाँ पर यूरोप में भूख भूख बहुत थी, गरीबी बहुत थी, धन के नाम पर आपस में खूब लड़ाइयाँ हो रही थी, बीमारियां बहुत सारी थी, बहुत भीड़ थी, और अगर धर्म के नाम पे लोगों को दंड दिया जा रहा था, मारा काटा जा रहा था। और इस कारण से जो वहाँ के ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते थे, वो क्या किए, उनको वो भागे। और भाग के कहाँ गए, अमेरिका की खोज हो चुकी थी, तो अमेरिका चले गए वो। इस तरीके से यूरोपीय कहाँ गए, अमेरिका, अमेरिका गए। और उसके बाद अफ्रीका से, अब आप बोलेंगे कि अमेरिका में गोरे गोरे लोग हैं, काले भी तो हैं, बहुत सारे काले कहाँ से आए, काले मतलब ब्लैक जो होते हैं। तो अफ्रीका से जो गुलाम पकड़ के लाए, क्योंकि काम भी तो करना है। अब आप देखें कि कोई कपास है, कोई चीनी है, कपास का उपयोग उद्योग है, चीनी का उत्पादन करना है, तो अफ्रीका से पकड़ के लाए गए ये गुलाम। तो ये कहाँ पर भेजे गए, अमेरिका। तो इस तरीके से गोरे और काले जो है, गोरे जो आए वो आए इधर से यूरोप से, काले जो आए वो लाए गए अफ्रीका से। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, ये आपने जरूर सुना होगा। तो 18वीं शताब्दी जो थी, 18 सेंचुरी की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें काफी समय जब बीत गया, तो चाइना और भारत भारत चीन और भारत, ये सबसे धनी देश थे। इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। और हम हमेशा जानते हैं कि हमारी परंपरा, हमारी हमारी जो चीजें थे, संसाधन और चाइना के बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब हुआ ये कि जो चाइना है थोड़ा स्केप्टिकल था। स्केप्टिकल का मतलब होता है 15वीं सदी में, आपको याद होगा कि इतनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी गई, वो इसलिए क्योंकि हम पे हमला ना हो जाए। तो इस हमले के डर से और चीजों, मतलब वो शंका के नजरिए से बाकी लोगों को देखा करते थे, उस चक्कर में उन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। चाइना जैसा बड़ा देश, इतना जबरदस्त देश, उसने दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया। अब जैसे ही चाइना हट गया, अलग हट गया, तो अमेरिका अमेरिका में सब लोग जा रहे थे, वहां पर संसाधन भी अच्छे थे, बहुत सारा व्यापार हो रहा था। तो जो विश्व का व्यापार है वो कहाँ खिसकने लगा, चाइना में ना जाके। क्योंकि चाइना अगर वाकई में कनेक्टेड रहता सारे देशों से, तो चाइना को कोई बीट नहीं कर सकता उस जमाने में भी। और आज की बात भी ले लीजिए, तो चाइना क्योंकि कटा रहा, तो
जो बेसिकली व्यापार का क्षेत्र बना, वो बना अमेरिका, राइट। केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा और अमेरिका का बढ़ता वर्चस्व हुआ इसमें, लेकिन यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे केंद्र बन गया, क्योंकि अभी तक अमेरिका उतना ज्यादा वो तो नहीं किया गया था, 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। तो यूरोप बन गया, वरना चाइना बनता, मगर चाइना इसमें रोल में आता ना, तो एशिया में व्यापार सबसे ज्यादा हो रहा होता उस समय, लेकिन क्योंकि चाइना ने अपने आप को काट लिया था। जब यहाँ पर एक चित्र देखें, और आप गुलामों की खरीद फरोख्त हो रही है, ये गुलाम औरतें हैं या बच्चे हैं, दो बच्चे भी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये आदमी बड़ा सूट बूट में, और इनको तैयार करके लाया जाता था ताकि इनको खरीदा जा सके। उन्नीसवीं शताब्दी, 1815 से 1914, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले डिस्कशन में, तो आगे बढ़ाएंगे इसी चर्चा को। तो के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।